हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीरेंद्र पांडे आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए क्विक रिवीजन बैच लेकर आए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कोई भी जो भी टॉपिक है उस पे जो मेन जो बातें हैं जो एज ए प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है, एज ए कॉन्सेप्चुअल पूछी जा सकती है, उस पे हम लोग बात करेंगे। मैं हूं अमरेंद्र पांडे, आप लोगों का एजुकेटर। क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग बात करते हैं कि अनअकैडमी आपको किस तरीके से हेल्प करती है। तो अनअकैडमी डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट क्विज आपको तो निःशुल्क उपलब्ध कराती ही कराती है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर कोर्स चाहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं, तो इसके लिए अनअकैडमी आपको प्लस कोर्स और आइकॉनिक दो कोर्स उपलब्ध कराता है। जहां प्लस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें, पेड कोर्स, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त होता है। वहीं आइकॉनिक में थोड़ी सी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे पर्सनल कोर्स आपको मिल जाता है, पर्सनल फीडबैक आपको मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है, डेली प्रैक्टिस होती है प्रीलिम्स की, मेंस की, आंसर राइटिंग की। तो ये चीज़ें एडिशनल हो जाती हैं। अनअकैडमी में अगर आप टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, देखिए, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, गुर्जर जी से, मोनाल जी हैं, इनसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, रोमन सैनी सर हैं। तो ये लोग टॉप एजुकेटर में हैं, और जब भी इनका आप वीडियो देखने जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे करके ताला लगा होगा। जब तक आप प्लस या आइकॉनिक नहीं लेते हैं, ये ताला नहीं खुलने वाला है। ठीक इसी तरीके से अपने बारे में मैं बता दूं, 12 वर्षों से मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। डायरेक्टर ऑफ निश्चय आईएएस को भी 12 वर्षों से संचालित कर रहा हूं। मोटिवेटर राइटर के रूप में आप जानते हैं, पीएसआईआर थिंकर स्पेशलिस्ट यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। मेरी 60 से ज़्यादा वीडियो केवल और केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पे है। अनअकैडमी के ऐप पे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पे है। मोर देन 90 प्लस स्टूडेंट, अभी ये संख्या बढ़ गई है, अब ये 100 प्लस कर सकते हैं। अभी यूपी पीसीएस 2019 का रिजल्ट आया है, इसमें 17 से अधिक बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। तो अब ये जो नंबर है ये 90 प्लस हो, 90 प्लस नहीं, अब ये 100 प्लस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोग फीस जानना चाहते हैं कि जो कोर्स है, अगर उस पर हम लोग आए तो फीस कितनी होगी, तो देखिए 27,500 रुपये ये ऑप्शनल की फ़ीस है। ऑप्शनल की फ़ीस है 27,500 रुपये। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, अगर आप पीएसआईआर के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो ये फ़ीस कम होकर हो जाती है 24,750 वन ईयर। आप 6 मंथ के पैकेज पे भी अपना ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 22,500 रुपये फ़ीस है। रेफरल कोड यूज करेंगे एडमिशन लेते समय अमरेंद्र, तो ये फ़ीस लगभग 20,000 के आसपास आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि जीएस की फ़ीस कितनी होगी, तो जीएस की देखिए सेपरेट सेपरेट भी फीसें हैं, और कॉम्बो फीस है कि कंप्लीट, जिसमें जीएस भी हो प्लस ऑप्शनल भी हो। तो अगर जीएस का प्लस कोर्स, जीएस का अगर आइकॉनिक कोर्स आप लेना चाहते हैं और ऑप्शनल का प्लस कोर्स, तो एक साल की फीस जो होगी 88,705 रुपये होगी। ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का फिर कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। ये फीस पे करने के बाद आप जीएस का प्रीलिम्स कर सकते हैं, आप जीएस का मेंस कर सकते हैं, आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑप्शनल पूरा कर सकते हैं, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, ऑप्शनल का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ फिर आपकी बची नहीं रहेगी जो सिविल सर्विसेज के लिए अलग से आपको पे करना है। इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें प्लस कोर्स के साथ भी अवेलेबल है। मतलब प्लस कोर्स जीएस का, प्लस कोर्स ऑप्शनल का, उसकी फीस 70,103 रुपये है। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, अमरेंद्र, AMRENDRA, तो ये फीस आपको 10% का यहाँ इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और ये फीस कम होके लगभग जो फीस है ये आपकी 63,000 हो जाएगी। 63,000 में कंप्लीट कोर्स, आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग भी अगर आप देखते हैं, तो कम से कम जीएस की ही जो फीस है वो 1 लाख के आसपास आपका पड़ता है कंप्लीट पैकेज टेस्ट के साथ। और अगर आप ऑप्शनल जोड़ देते हैं तो लगभग आपको 1,30,000, 1,40,000 खर्चने होते हैं कंप्लीट पैकेज के लिए। उसमें भी टेस्ट वगैरह कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। इसलिए अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है, और 63,000 रुपये में आप कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं ऑप्शनल के साथ। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है न्यायिक सक्रियता। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का न्यायिक सक्रियता। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता के संबंध में जो हम लोगों की चीज़ें हैं उसे किस ढंग से करने की ज़रूरत है।
न्यायिक सक्रियता की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय न्यायपालिका कभी सक्रिय नहीं रही है या इनएक्टिव रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन न्यायिक सक्रियता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी शुरुआत अमेरिका से होती है, लेकिन भारत ने इस न्यायिक सक्रियता को या भारतीय न्यायपालिका ने इस न्यायिक सक्रियता को अब आयातित कर लिया है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग सीधे सीधे देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई है, विकसित हुई है। यह शब्दावली अगर पहली बार बात करें तो 1947 में आर्थर सेलिंगसर जूनियर ने इसका पहली बार इस शब्द का नाम लिया था। यह अमेरिकी इतिहासकार एवं शिक्षा प्रदायक द्वारा प्रयुक्त हुई थी। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य आया। ठीक है, बस इतनी सी बात रखनी है। अमेरिका से आया है और भारत में 1970 के दशक के मध्य आया है। विशेषकर बी आर कृष्ण अय्यर, ध्यान रखिए, बी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती और ओ चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी एस देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। इसमें से मुख्य रूप से पी एन भगवती का नाम अक्सर देखने को मिलता है, चिन्नप्पा का नाम देखने को मिलता है, कृष्ण अय्यर का नाम देखने को मिलता है, देसाई को भी आप याद कर लें। तो कृष्ण अय्यर, पी एन भगवती, चिन्नप्पा रेड्डी और डी एस देसाई, इनके समय में भारत में न्यायिक सक्रियता का जो कॉन्सेप्ट है उसकी नींव रखी गई, अवधारणा की नींव रखी गई। और ध्यान रखिएगा, आप लोग जब जनहित याचिका पढ़ते हैं तो यही मैं आपको बता दूं कि जनहित याचिका इसी की देन है, इसी न्यायिक सक्रियता की देन है जनहित याचिका। और जनहित याचिका के जो स्थापित कर्ता माने जाते हैं उनका अक्सर नाम पूछा जाता है, तो आपको बताना है पी एन भगवती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर न्यायिक सक्रियता का अर्थ देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका अर्थ बताया हुआ है और हम लोग भी जानते हैं कि न्यायिक सक्रियता कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो जबरदस्ती, आजकल कहा जाता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में हस्तक्षेप करना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण के लिए, समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए कुछ इस तरीके से है। हम लोग देख लेते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ तो थोड़ा सा आसानी रहेगी आपके लिए। देखिए, न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, देखिए जो बताना है, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर, यही महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका वैसे तो करती है, लेकिन जब न्यायपालिका एक कदम आगे बढ़ के स्वतः संज्ञान लेकर अगर कार्य करती है समाज में न्याय की स्थापना के लिए, तो इसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अगर दूसरे अर्थों में देखें तो न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों, जिसको विधायिका और कार्यपालिका कहते हैं, को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना। अर्थात जब कभी कार्यपालिका या विधायिका अपने कार्यों को न कर रही हो, मतलब जो कार्य उसे दिए गए हैं उस कार्य को वो ठीक ढंग से नहीं कर रही है और उसके कारण अन्याय उत्पन्न हो रहा है, तो हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका को ये कहती है कि आप इस कार्य को करो। तो ऐसी जो बाध्यता कार्यपालिका पे न्यायपालिका डालती है, इसी को हम लोग न्यायपालिका की सक्रियता कहते हैं या न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता को हम लोग न्यायिक गतिशीलता का भी नाम देते हैं, न्यायिक गतिशीलता का भी नाम देते हैं, लेकिन यह न्यायिक संयम के बिल्कुल विपरीत है ना। एक कॉन्सेप्ट, अमेरिकी कॉन्सेप्ट है न्यायिक संयम। तो क्या ये न्यायिक संयम है? नहीं, न्यायिक संयम का मतलब होता है जब खुद कार्यपालिका जब न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका से अलग स्वतंत्र रह के केवल अपने काम करे और किसी भी कंडीशन में दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। लेकिन न्यायिक गतिशीलता जस्ट उसका उल्टा है। देखिए, जिसका मतलब है न्यायपालिका द्वारा आत्मनियंत्रण बनाए रखना। ठीक है ना, ये अमेरिकी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अमेरिका में मॉन्टेस्क्यू का एक सिद्धांत लागू होता है जिसको हम लोग पृथकता का सिद्धांत कहते हैं, जिसको हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो न्यायिक संयम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में लागू होता है, लेकिन न्यायिक गतिशीलता कहीं न कहीं उससे एक कदम आगे बढ़ने की बात करता है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। न्यायिक सक्रियता के शक्ति के उपयोग का एक तरीका है। न्यायिक सक्रियता के बारे में देखते हैं कि ये न्यायपालिका की शक्ति के उपयोग का एक तरीका है जो न्यायाधीश को प्रेरित करता है कि वो सामान्य रूप से व्यवहारतः सख्त न्यायिक प्रक्रिया और पूर्ण नियमों को छोड़ दे। जो सख्त न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारे यहाँ भारत में इस्टेब्लिश बाई लॉ है,
उससे थोड़ा सा उदारता दिखाए और प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में इसे त्याग दे। अगर कोई पुरानी जो सख्त प्रक्रिया है वो नए निर्णय देने में अगर कहीं बाधा बनती है तो उसका थोड़ा सा त्याग करे, उदारता से आगे आए। इसमें ऐसे निर्णय देखने में आते हैं जिसमें सामाजिक अपनियंत्रण अथवा इंजीनियरिंग होता है, जो सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार के निर्णय हमें देखने को मिलते हैं न्यायिक सक्रियता में। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी हो जाएगा। थोड़ा सा क्विक रिवीजन है, लेकिन समझ जब तक डेवलप नहीं हो जाती तब तक हम इस चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे फिर तेजी से हम लोग कर लेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, ये आता है कहाँ से, इसका स्रोत क्या है। ठीक, अनेक अवसरों पर देखिए विधायिका और कार्यपालिका संबंधी मामलों में दखल अंदाजी भी देखने को मिलती है। कई बार कार्यपालिका विधायिका ये आरोप लगाते हैं कि न्यायपालिका हमारे कार्यों में दखल अंदाजी कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जब कार्यपालिका या विधायिका अपने कार्यों को नहीं करेगी तो उनके कार्यों को करने के लिए मैं एक कदम आगे आऊंगा। इसे न्यायिक सक्रियता आप चाहे पॉजिटिव समझे चाहे नेगेटिव समझे, लेकिन ये कार्यपालिका विधायिका के अधिकारों का हनन नहीं है। न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का वह चलन है जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को ऐसे निर्णयों द्वारा संरक्षित या विस्तारित किया जाता है जो पूर्व के नियमों या परिपाटियों से अलग हटकर होते हैं। मतलब न्यायपालिका कुछ ऐसी चीजों को अपनाती है, ऐसे निर्णय देती है जो पहले शायद एस्टेब्लिश बाई लॉ के द्वारा शायद दिए गए हों, या हम कह सकते हैं कि संवैधानिक या विधायी इरादे से स्वतंत्र या उसके विरुद्ध हों। इससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ये विधायिका के पक्ष में है या विधायिका के विरुद्ध है। आवश्यकता इस बात की है, न्याय होना चाहिए। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा से ही जनहित याचिका की अवधारणा निकटता से जुड़ी है। हम देख सकते हैं, पहले भी मैंने बताया। दूसरे शब्दों में PIL जिसको हम लोग जनहित याचिका कहते हैं वो न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यायिक सक्रियता का औचित्य क्या है, इसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या आवश्यकता है इसकी। तो डॉक्टर BL बधेरा ये कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता जो है वो निम्न कारणों से है। सबसे पहला है कि ये तब आती है जब उत्तरदायी सरकार लगभग ध्वस्त हो जाती है। जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाती है तो ऐसी दशा में संविधान तथा लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा टूटने लगता है, और ऐसी दशा में हमारी न्यायपालिका उस भरोसे को पुनः स्थापित करने के लिए 2 कदम आगे आती है और लोगों में न्याय स्थापित हो सके उसके लिए कार्य करती है। कार्यपालिका और विधायिका को ये संदेश देती है, निर्देश देती है कि आप उत्तरदायी सरकार जो आपको मिला हुआ है उसको स्थापित करने का प्रयास करें। तो इसलिए न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता होती है। कभी कभी नागरिक अपने अधिकारों और आज़ादी के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। सरकारों के जो नियम होते हैं, कार्यपालिका द्वारा जो संचालन होता है, विधायिका द्वारा जो नियम होते हैं वो कठोर होने लगते हैं, लिहाजा लोग अपने अधिकार खोते हुए देखते हैं। और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था या न्यायपालिका की व्यवस्था है, इसलिए भी उन्हें मदद पहुंचाने के लिए न्यायपालिका आगे आती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। तो इसलिए भी जब कभी नागरिक अधिकारों की आज़ादी कम होती है या नागरिक अधिकार कम होते हैं तब भी न्यायपालिका की ओर लोग देखते हैं। इसलिए न्यायपालिका न्याय स्थापित करने के लिए आती है। इसे न्यायिक सक्रियता के रूप में हम लोग जानते हैं। कभी कभी न्यायिक उत्साह या न्यायाधीश भी बदलते समय के समाज में सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं। वो भी देखते हैं कि लोगों को कुछ नई नई चीज़ों की आवश्यकता है, नए अधिकारों की आवश्यकता है, और न्यायाधीश स्वतः मोटिवेट होकर जनता तक या लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए काम करता है। ये भी न्यायिक सक्रियता का आधार होता है। जब कभी विधायी निर्वात उत्पन्न हो जाए, अर्थात जब कभी विधान पालिका या हमारी विधायिका ऐसे कानून न बनाए जिसकी अत्यधिक आवश्यकता हो, ऐसे में न्यायपालिका को लगता है कि इस कानून की महती आवश्यकता है, तो न्यायपालिका अपने निर्णयों के द्वारा भी ऐसे कानून बना देती है। ये भी न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जाता है। भारत में संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जहां न्यायपालिका को विधायन यानी विधि बनाने से के संबंधित गुंजाइश है, तो उसमें भी अगर विधि बनाती है न्यायपालिका तो वो भी कहीं न कहीं हमें न्यायिक सक्रियता के रूप में देखने को मिलता है। इसी प्रकार सुभाष कश्यप जी ये एक राइटर हैं, इन्होंने हमारा संविधान हमारी संसद लिखी हुई है, तो इनके द्वारा संविधान विशेषज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने भी कई बार बताया कि कुछ ऐसी आकस्मिकताओं की चर्चा इन्होंने की, ऐसे परिस्थितियों की इन्होंने बात की जब न्यायपालिका अपने सामान्य क्षेत्राधिकार से आगे बढ़कर काम करती है।
तो उस समय भी न्यायिक स्वीकृति की चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे जब विधायिका अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में विफल हो गई हो, तब हमारी जो न्यायपालिका है वो वहां पर उसका निर्वहन कर देती है। जब किसी दल को बहुमत न मिला हो और स्थिति में सरकार कमजोर, असुरक्षित हो, ऐसे निर्णय में अक्षम हो, जो कोई जाति या समुदाय से अप्रसन्न करता हो, तो ऐसी दशा में न्यायपालिका उसका निर्णय ले लेती है। हम लोगों ने देखा, वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या वो 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, इन सभी मुद्दों पर जब सरकार कमजोर प्रतीत हुई, तो इन सभी मुद्दों पर न्यायपालिका आगे आकर न्यायपालिका ने इस पर निर्णय देने का काम किया। कभी सत्तासीन जो दल होते हैं, उन्हें उन्हें सत्ता खोने का भय होता है या ईमानदार कड़ा निर्णय लेने से डर होता है, तो इन मुद्दों पर भी न्यायपालिका आगे आ जाती है। जहां कभी विधायिका कार्यपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों या गरिमा में मूल अधिकारों को अगर स्थापित करने में असमर्थ रहती है, तो न्यायपालिका वहां पर आ जाती है। जहां विधि के न्यायालय का मजबूत या सर्वसत्तावादी संसदीय दलवादी सरकार या गलत नियत उद्देश्य से दुरुपयोग हो रहा हो, सरकारें अपने को तानाशाही रूप में ले जा रही हो या आपातकाल की स्थिति हो, तो न्यायपालिका वहां पर अपने निर्णय के द्वारा अपने फैसले दे देती है, अपनी टिप्पणियों के द्वारा नई व्यवस्थाएं स्थापित कर देती हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। कभी कभी न्यायालय जाने अनजाने में मानवीय प्रवृत्तियों, प्रचार, लोक लुभावन और प्रचार मीडिया से सुर्खियां बटोरने का शिकार हो जाती है, तो वहां पर भी जो न्यायपालिका है वो उसे सुधारने का प्रयास करती है और न्यायिक सक्रियता के रूप में हम इसे देखना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर वंदना है, इन्होंने भी न्यायिक सक्रियता की अवधारणा में कुछ प्रवृत्तियां देखी, जिनके बारे में इन्होंने बताया कि इस कारण न्यायिक सक्रियता आती है। जैसे प्रशासनिक इकाई में सुनवाई के अधिकार का विस्तार हो या बिना किसी सीमा के अत्यधिक प्रतिनिधि मंडल हो, विवेकाधीन शक्तियों को नियंत्रित करने में न्यायिक नियंत्रण का विस्तार देखने को मिलता है। प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का विस्तार अक्सर देखने को आपको मिला है। पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देना ये न्यायिक सक्रियता का कारण है। अवमानना शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग न हो, ये भी न्यायिक सक्रियता है। अवास्तविकता के विरुद्ध न्यायिकता का प्रयोग, आर्थिक, सामाजिक, सैद्धांतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आदेश पास करना जो वास्तव में असाध्य हो, तो ये कुछ कारण है जो न्यायिक सक्रियता में हमें देखने को मिलते हैं। न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक, न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित कौन कौन से तत्व करते हैं? तो देखिए, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, जो नागरिक अधिकार कार्यकर्ता होते हैं, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता होते हैं, ये मुख्य रूप से लोगों के अधिकारों को आगे बढ़ाने या उनसे जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ये न्यायपालिका के सक्रियता के आधार होते हैं या उनके उत्प्रेरक तत्व होते हैं। इसी तरह जन अधिकार कार्यकर्ता हैं, ये जो जन अधिकार कार्यकर्ता हैं, ये भी जनता के लिए, जनता के अधिकारों से मोटिवेट होकर ये मामले उठाते हैं जिस पर न्यायपालिका अपना कार्य करती है। बंधुआ मजदूर समूह भारत में मजदूरी दास्ता उन्मूलन के लिए न्यायिक सक्रियता की अपेक्षा करते हैं। इनका मानना है कि न्यायपालिका इस पर स्वतः संज्ञान ले और ये एक बड़ी समस्या है और मूल अधिकारों से जुड़ी समस्या है, तो न्यायपालिका इस पर काम करे। इसी तरीके से पर्यावरणीय कार्यवाही के लिए नागरिक अधिकारों की बात करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में जो है पर्यावरण में तेजी से गिरावट आ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जिसे हम पर्यावरण एक्टिविस्ट के रूप में कहते हैं, वो भी न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका इस पर बृहत रूप से अपने अपने निर्णय दे और बृहत रूप से लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। बृहद सिंचाई परियोजना के विरुद्ध नागरिक समूह, बहुत बार ऐसे बांध बनाए जाते हैं, सिंचाई परियोजना होती है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी मात्रा में जो बसाव होता है वो समस्याग्रस्त हो रहा होता है, तो कहीं न कहीं उनके पुनर्वास की ठीक व्यवस्था न करते हुए इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे कार्यकर्ता जो इन लोगों की समस्याओं को देखते हैं, वो न्यायपालिका से अपेक्षा करते हैं कि न्यायपालिका इस पर हस्तक्षेप अवश्य करे। बाल अधिकार समूह हैं, बालकों से संबंधित बाल श्रम है, शिक्षा है, साक्षरता अधिकार, इस तरीके की विभिन्न प्रकार की समस्याएं बच्चों से है। तो ऐसे लोग जो बाल अधिकारों से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि न्यायपालिका बालकों के संबंध में आगे बढ़कर नई नीतियां, नई टिप्पणियां दे। हिरासती परीक्षण अधिकार समूह, जो लोग गिरफ्तार होते हैं, जो लोग जेलों में होते हैं, उनके साथ कई बार विभिन्न प्रकार के शोषण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके शोषण से संबंधित, विशेषकर हम बात करें तो ये मानवाधिकार आयोग से संबंधित लोग होते हैं, ये इनके अधिकारों की बात करते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि न्यायपालिका इनके अधिकारों के लिए कार्रवाई करे। निर्धनता अधिकार समूह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूखे, अकाल के दौरान सहायता या शहरी गरीबी के कारण न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनके अधिकारों के, इनके न्याय के लिए भी बात उठाने वाले लोग हैं। मूलवासी जन अधिकार समूह, जो विशेषकर वनों में रह रहे हैं, आदिवासी हैं,
है ना, 5वीं या 6ठी अनुसूचियों के नागरिक या अस्मिता संबंधी अधिकारों के लिए कार्य करते हैं, तो इनके लिए भी न्याय की अत्यधिक आवश्यकता है। इनके साथ विभिन्न प्रकार का शोषण होता है, इसलिए न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि न्यायपालिका आगे बढ़कर इनके लिए टिप्पणियां करें, इनके लिए निर्णय दे जो कि कानून के रूप में हो, जिससे कि इनके अधिकारों का संरक्षण हो सके। इसी तरीके से महिलाओं के साथ भी लिंग असमानता, हिंसा, उत्पीड़न, बलात्कार, दहेज हत्या आदि प्रकार के विभिन्न गलत परंपराएं और विभिन्न प्रकार का शोषण है, उस संबंध में भी न्यायपालिका कार्य करे। ठीक है ना। हाँ, इसी तरीके से भारतीय न्यायपालिका की स्वायत्तता तथा जवाबदेही संबंधी मुद्दों के लिए भी आंदोलन करने वाले बार एसोसिएशन जो होती है, उससे समूह जो लोग हैं, मीडिया के स्वायत्तता को लेकर बार बार बात उठती है, तो इससे संबंधित वर्गीकृत अधिवक्ता आधिकारिक समूह है, वर्गीकृत वैयक्तिक आवेदक याचिका करता है। मतलब इतने सारी चीजें हैं जिन आधार पर न्यायालय उत्प्रेरित होता है कि वो न्यायिक सक्रियता को बनाए रखे या न्याय सुनिश्चित करता रहे। लेकिन न्यायपालिका की इस सक्रियता से एक बड़ा डर भी है हमारी वर्तमान सरकार पे, हमारी विधायिका पे। उन्हें लगता है कि न्यायिक सक्रियता के कारण जो हमारे संविधान के द्वारा जो शक्ति विभाजन है, उस शक्ति विभाजन कहीं न कहीं टूट रहा है या खराब हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, या सबसे ऊपर स्थित होने का प्रयास कर रही है, या यूं कह लें कि भारत में कहीं न कहीं न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास है। तो कुछ आशंकाएं हैं, इस आशंकाओं के संबंध में हम देखते हैं कि कौन कौन सी आशंकाएं हैं, क्या क्या ऐसा है जिसके कारण न्यायिक सक्रियता से लोगों को डर लगने लगा है। तो देखें, न्यायविद उपेंद्र बख्शी हैं, इन्होंने उस भय का भी जिक्र किया जो न्यायिक सक्रियता से उत्पन्न होता है। वे कहते हैं कि तथ्य यह है कि अनेक प्रकार के भय इसको लेकर व्याप्त हैं। यह आह्वान भारत के सबसे कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार न्यायाधीशों के अंदर भी एक घबराहट भरी याक्तिकता लाता है। मतलब जो सबसे ईमानदार न्यायाधीश हैं, वो भी कहीं न कहीं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इस न्यायिक सक्रियता के कारण कहीं न कहीं कभी न कभी कुछ समस्याएं अवश्य आ सकती हैं। तो वो कौन कौन सा भय है जो हम देख लेते हैं। तो पहला भय विचारात्मक भय है। विधायिका, कार्यपालिका या नागरिक समाज की अन्य स्वायत्त संस्थाओं की शक्ति हड़प रहे हैं। ये विचारात्मक भय है कि जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को हड़प लेगा, कम कर देगा। मीमांसात्मक भय है। वे अर्थशास्त्र में मनमोहन सिंह, वैज्ञानिक मामलों में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के जारू तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कप्तानों के स्तर का ज्ञान रखते हैं। मीमांसात्मक भय है कि प्रत्येक विश्लेषण न्यायाधीश कर लेता है। न्यायिक सक्रियता में हर एक विश्लेषण, अर्थशास्त्र का भी विश्लेषण न्यायाधीश कर लेता है, वैज्ञानिक मामलों का भी विश्लेषण न्यायाधीश कर लेता है। तो मीमांसात्मक विश्लेषण का भय है कि उनके विश्लेषण में और वास्तविक में जो उसका विशेषज्ञ है उनके विश्लेषण में अंतर है। तो कहीं न कहीं विचारात्मक भय है कि कहीं छीन न लिया जाए, अन्य के अधिकार कम कर दिए जाए। मीमांसात्मक भय कि इनके विश्लेषण उनके विश्लेषण में बड़ा अंतर होता है। प्रबंधन संबंधी भय है। वैधता संबंधी वैधता संबंधी भय है। वैधता संबंधी भय है कि अगर ऐसा ही होता रहा, क्या वे अपने प्रतीकात्मक अधिकार की क्षति नहीं कर रहे हैं, जनहित याचिकाओं में आदेश पारित करके, जिनकी वे कार्यपालिका अनदेखी भी कर सकती है। इससे क्या न्यायपालिका से लोगों का भरोसा कम नहीं होगा? क्या न्यायपालिका की वैधता पे लोगों को विश्वास कम नहीं होगा? हर मामले में एक न्यायपालिका आगे आ रही है। अभी हाल ही में मेंस में प्रश्न भी पूछा गया कि न्यायपालिका के द्वारा जनहित याचिकाओं के माध्यम से लगातार जो निर्णय दिए जा रहे हैं, इस निर्णय से क्या नहीं लगता कि ये कार्यपालिका या विधायिकी क्षेत्रों का हस्तक्षेप है? ठीक है, तो वैधता संबंधी भी भय है, ये भी देखा जा सकता है। लोकतंत्र संबंधी भय है। जनहित याचिका वास्तव में लोकतंत्र का पोषण कर रही है या भविष्य में इसकी संभावनाओं को समाप्त कर रही है, दोनों ही बातें। जनहित याचिकाओं जिस तरीके से न्यायपालिका के पास जा रही है, इस तरीके से हो सकता है कि बाद में प्रत्येक व्यवस्था में केवल उलझाव के लिए जनहित याचिका आए और बाद में जनहित याचिका का महत्व ही खत्म हो जाए। तो लोकतंत्र संबंधी भय है। आत्मवृत्ति संबंधी भय, सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रीय मामलों में मेरा क्या स्थान होगा अगर मैं इस प्रकार वाद आवश्यकता से अधिक करूं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो न्यायाधीशों को भी परेशान कर रखती है कि हमारे लिए ये कहीं ना कहीं बाद में समस्या न उत्पन्न खड़ा कर दे।
तो बार बार बात आती है कि न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। न्यायिक सक्रियता हम लोगों ने देख लिया है, न्यायिक संयम का अर्थ समझते हैं। ये अमेरिकी कॉन्सेप्ट है, शायद कभी आपसे पूछा भी जा सकता है। तो अमेरिका में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम ये दो वैकल्पिक न्यायिक दर्शन है, न्याय से संबंधित दो दर्शन है। न्यायिक संयम के पैरोकार मानते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका सीमित होनी चाहिए। उसका काम इतना भर बताना है कि कानून क्या है, कानून बनाने का काम उन्हें विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। मतलब कानून क्या है इसकी तो व्याख्या करे, लेकिन खुद कानून बनाने का काम न करे। ये न्यायिक संयम की बात है। इसके अलावा न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में अपने निजी राजनीतिक मूल्यों, नीतिगत एजेंडा को अपने न्यायिक विचार पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर उन्हें लगता भी है कि वो व्यक्तिगत रूप से ये मानते हैं कि चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो स्वतः संज्ञान लेकर उस काम को आगे बढ़ाएं। कहीं न कहीं ये व्यक्तिगत या राजनीतिक मूल हो सकता है या नीतिगत, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस विचार के अनुसार संविधान निर्माताओं के मूल इरादे, उनसे संबंधित संशोधन स्पष्ट एवं जानने योग्य हैं। न्यायालयों को उन्हीं से निर्देशित होना चाहिए। जैसे क्या संविधान में था? तो न्यायिक संयम की पूर्ण अवधारणा। अमेरिका में न्यायिक संयम की अवधारणा में कुल 6 बातें शामिल हैं। न्यायालय मूलतः अलोकतांत्रिक है। पहली बात, न्यायालय अलोकतांत्रिक है, इसलिए न्यायालय को केवल वही कार्य किए जाने चाहिए जो कार्य उसे दिए गए हैं। दूसरा, न्यायिक समीक्षा की महान शक्ति। प्रश्नवाचकी स्रोत एक ऐसी शक्ति जो संविधान द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त नहीं है। न्यायिक समीक्षा की महान शक्ति, न्यायिक समीक्षा की महान शक्ति केवल प्रत्येक निर्णय को, प्रत्येक कानून को संविधान के अकॉर्डिंग बनाए रखना मात्र है, उससे अधिक नहीं। शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। उसमें न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए, कार्यपालिका और विधायिका को अपना काम। इसलिए भी न्यायालय को आगे एक कदम बढ़कर जाना नहीं चाहिए। संघवाद की अवधारणा, राष्ट्र एवं राज्यों के बीच विभाजकी शक्ति न्यायालय से अपेक्षा करती है कि वे राज्य सरकारों और कार्मिकों की कार्यवाही के प्रति सम्मान का भाव रखे, प्रत्येक मामलों में हस्तक्षेप न करे। तो ये भी मामला है जो न्यायिक संयम को बताता है। अविचारात्मक किंतु सकारात्मक धारणा की, क्योंकि न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार और संसाधनों के लिए कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस का मतलब है यहाँ पर संसद को छोड़कर, न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। और ये बात भारतीय संदर्भ में ठीक भी बैठती है। तो अविचारात्मक किंतु सकारात्मक अवधारणा, तो ऐसी स्थिति में भी अपने हिसाब से न्यायपालिका को सभी मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ आधारभूत तत्व हैं जो न्यायपालिका को न्यायिक संयम बरतने की बात करते हैं, न कि बिना मतलब के या ऐसे कार्यों में आगे बढ़ के आना जो कार्य कार्यपालिका या विधायिका का है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना पक्ष रखा है और टिप्पणी की है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टिप्पणियां आपको देखने को मिलेगी। 2007 में एक मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक संयम की बात की और न्यायालयों से कहा कि वे विधायिका कार्यपालिका के कार्य अपने हाथ में न लें। ठीक है ना। यह भी कहा कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और सरकार के प्रत्येक अंगों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये फैसला दिया कि न्यायपालिका को आवश्यकता से अधिक सक्रियता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में पीठ ने जो टिप्पणी दी, उन्होंने कहा, पीठ ने यानी बेंच ने कहा कि बार बार हमारे सामने ऐसे मामले आते रहे हैं जिनमें जजों ने विधायी या कार्यपालिका कार्यों को अपने हाथ में ले लिया, जिसका कोई औचित्य नहीं है और देखा जाए तो ये साफ साफ असंवैधानिक है। इसलिए न्यायिक सक्रियता के नाम पर जज अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और सरकार के अन्य अंगों का कार्य वो खुद नहीं कर सकते हैं। ये न्यायपालिका की इस पीठ ने कहा। इस पीठ ने आगे कहा कि जजों को अपनी सीमा जान लेनी चाहिए और सरकार चलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उनमें संशयदाता या विनम्रता होनी चाहिए और सम्राटों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। न्यायाधीशों को अपनी हद समझनी चाहिए। 2007 का फैसला खुद न्यायपालिका का है। मैंने बताया सेपरेशन ऑफ पावर वो मॉन्टेस्क्यू ने किया हुआ है। तो मॉन्टेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज का उदाहरण दिया गया कि तीनों अंगों में शक्तियों के विभाजन को नहीं मानने के परिणामों की चर्चा की गई है।
पीठ ने कहा कि फ्रेंच दार्शनिक की चेतावनी भारतीय न्यायपालिका के लिए बहुत ज़्यादा सामयिक है, बहुत ज़्यादा सामयिक है, और ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका को कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। न्यायिक सक्रियता किसी हाल में न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदलना चाहिए। ये कह रहे हैं न्यायिक सक्रियता ठीक है, लेकिन ये न्यायिक दुस्साहस नहीं होना चाहिए। बेंच ने न्यायालयों को चेतावनी दी है कि न्यायिक निर्णय ऐतिहासिक रूप से स्वीकृत एवं मान्य संयम तथा न्यायाधीशों की तरहीजों का सचेतन रूप से न्यून रखने की कार्यप्रणाली पर आधारित है। मतलब कार्यपालिका विधायिका के कार्यों को किसी भी कंडीशन में न्यायपालिका करने से बचे। न्यायालय प्रशासनिक पदाधिकारी को असुविधा में न डालें और इस बात को स्वीकार करें कि प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशासन क्षेत्र में विशेषज्ञता है, न्यायालय के क्षेत्र में नहीं। इसलिए बार बार न्यायपालिका प्रशासनिक अधिकारियों से पूरी न्यायिक गतिविधियों की अपेक्षा न करें। इस पीठ ने यह भी कहा कि कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमण का औचित्य यह बताया जाता है कि दोनों अंग अपना काम नहीं कर पा रहे। यह मान भी लिया जाए तो यही आरोप न्यायपालिका पर भी लगाया जा सकता है कि न्यायपालिका में आधी सदी के मामले लंबित हैं, न्यायपालिका भी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो क्या न्यायपालिका के कार्यों को कार्यपालिका करना शुरू कर दे? क्या न्यायपालिका के कार्यों को विधायिका करना शुरू कर दे? विधायिका करना शुरू कर दे? ऐसे में शक्ति पृथक्करण पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो ये जो पक्ष दिया जाता है कि कार्यपालिका और विधायिका अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करते, इसलिए न्यायपालिका को आगे आना तो होता है, तो यही आक्षेप न्यायपालिका पे लगाकर कार्यपालिका विधायिका भी आगे आ सकती है। यदि विधायिका और कार्यपालिका ढंग से कार्य नहीं करती तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी लोगों पर है। वो अगले चुनाव में मताधिकार का सही प्रयोग करेंगे और ऐसे उम्मीदवारों को मत देंगे जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। ठीक है, बहुत बढ़िया बातें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तटस्थता से इन बातों को बताने का प्रयास किया है। यही कारण है कि आज भी न्यायपालिका पर भारतीय जनता का सबसे ज्यादा विश्वास है। देखिए, उपचार यह नहीं है कि न्यायपालिका विधायी और कार्यपालिका के कार्यों को हाथ में ले ले, क्योंकि इससे न केवल संविधान में प्रावधानित नाजुक शक्ति संतुलन का व्यवस्था का उल्लंघन होगा, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका के पास इन कार्यों की न तो विशेषज्ञता है और न ही संसाधन। तो ऐसी स्थिति में भी ये कार्य उचित नहीं होगा। न्यायपीठ ने यह भी कहा कि न्यायिक संयम राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्ति संतुलन व्यवस्था में संगति में है, इसे पूरकता प्रदान करता है। इसलिए आवश्यकता है कि न्यायपालिका न्यायिक संयम का पालन करे। वह इसे दो तरीकों से करता है। पहला, न्यायिक संयम न केवल न्यायपालिका के साथ अन्य दोनों शाखाओं के बीच समानता को मान्यता देता है, बल्कि इसे बढ़ावा भी देता है। तो कहीं न कहीं न्यायिक सक्रियता के स्थान पर न्यायिक संयम की बात न्यायपालिका ने खुद अपने एक फैसले में 2007 में बताने का प्रयास किया है। तो ये था कंप्लीट आपका न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का अर्थ, न्यायिक सक्रियता के फायदे, न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक तत्व, न्यायिक संयम और न्यायिक संयम और न्यायिक सक्रियता में किसे ज्यादा न्यायपालिका महत्व दे, उसकी बात थी। ठीक है, तो ऐसे ही क्विक रिवीजन में आगे अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए